मैं आफ्ताब अमीन पूनावाला के द्वारा जो श्रद्धा वाकर की नृशंस हत्या की गई है उसके बारे में, उसके केस के अनुसंधान में जो प्रगति हुई है और जो गुत्थियां हैं उस पर कुछ प्रकाश डालने आया हूं। क्योंकि मैंने 40 वर्षों तक पुलिस का सेवा किया है और ऐसे ब्लाइंड केस को, ऐसे अज्ञात केस को, ऐसे अज्ञात डेड बॉडी को भी मैंने सोल्व किया है, उसके एक्यूज को पकड़ा है और निष्कर्ष पर पहुंचाया है और सजा दिलाया है। अतः इस केस के बारे में जो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ रहा है, चारों तरफ इस केस की चर्चा हो रही है। हर एक चैनल पर जो साइंटिस्ट हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों को बुला करके बयान लिया जा रहा है तथा पता लगाया जा रहा है कि यह जो एक्यूज का मानसिक स्थिति कैसे थी। मित्रों, जो आफ्ताब अमीन पूनावाला है, एक अच्छे घर का सुखी संपन्न व्यक्ति है। यह फूड चोकरो नामक एक ब्लॉग चलाता था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यह सोशल इन्फ्लुएंसर भी है तथा इंटरप्रेन्योर है। इसके पास धन की कमी नहीं है और इसके करीब करीब 25,000 फॉलोअर हैं। मित्रों, इसकी भेंट श्रद्धा वाकर से एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर पर हो रही है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गईं और श्रद्धा जो वाकर है इतनी इसके प्यार में पागल हो गई कि उसने अपने पिता माता से कहा कि वह आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती थी। वो लोग विरोध किया और तथा बताया कि वह मुसलमान हैं, हम लोग पंडित हैं, ये दोनों में शादी संभव नहीं है। लेकिन श्रद्धा वाकर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जाते समय उसने कहा कि आप समझिए कि आपकी बेटी मर गई है। उसने कहा कि वह 25 साल की हो गई है तथा अपने जीवन के संबंध में निर्णय के लिए स्वयं सक्षम है तथा स्वतंत्र है। अपने भावी जीवन साथी कौन होगा उसके निर्णय के लिए वह स्वतंत्र है। यह कह करके श्रद्धा वाकर अपना ने घर छोड़ दिया तथा आफ्ताब के साथ रहने लगी। 3 साल बम्बई में रहने के बाद, लिव इन रिलेशन रहने के बाद, ये लोग छतरपुर एक रेंटेड होम में आकर के रहता है। यहाँ पर आने पर श्रद्धा को जब मालूम होता है कि आफ्ताब की अन्य स्त्रियों से भी संबंध है, संपर्क है तथा फ़ोन पर बात करते रहता है, तो श्रद्धा बिगड़ जाती है। दोनों में नोक झोंक होता है और जैसा आफ्ताब का स्वीकारोक्ति है, कहता है कि उसके छाती पर चढ़ कर मैंने गला दबा दिया। बाद में उसके सर को भी मैंने, उसके चेहरे को विकृत की आग लगाया तथा 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया। यह फ्रिज में अपना खाना भी रखता था, जिस फ्रिज में श्रद्धा वाकर का जो टुकड़ा, 100 का टुकड़ा था, उसमें भी बगल में अपना खाना रखता था। यह इतना दुस्साहसी और कॉन्फिडेंस का आदमी था। यह धीरे धीरे जो उसके टुकड़े थे, डेड बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए उसके जो टुकड़े थे जंगल में फेंक दिया करता था। इस तरह से आधा टुकड़ा बहुत इसने इधर उधर, कभी कभी जो म्यूनिसिपल की जो गाड़ी आती है, कचरा की गाड़ी, उसमें भी इसने किया। यह बहुत कोशिश किया कि जो सबूत है, जो डेड बॉडी का जो सबूत होता है, एविडेंस को डैमेज किया और काफ़ी हद तक ही किया। इसकी हत्या मई में हुई थी। जब इसके पिता को पता चला, इसके दोस्तों से पता चला कि श्रद्धा 2-3 महीना से संपर्क में नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो इसके पिता ने बम्बई के एक पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी माने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया तथा बताया कि उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा है, वह आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। बम्बई का पुलिस ने जब इसका लोकेशन दिया तो मालूम हुआ कि यह दिल्ली में रह रही है। अतः बम्बई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इसको पता लगाने के लिए भेज दिया। पता चला कि आफ्ताब नामक व्यक्ति लास्ट सीन थियरी के अनुसार उसके साथ था। किसी भी तरह से इन लोग, पुलिस ने आफ्ताब को पकड़ा तथा उसने एक स्वीकारोक्ति दिया। इसी का, आफ्ताब की स्वीकारोक्ति के आधार पर, कन्फेशन ही इस केस का आधार है, दूसरा कोई इसमें सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। आफ्ताब ने हत्या के कहानी को बताया और कैसे उसने हत्या किया, टुकड़ा टुकड़ा किया, फिर टुकड़ा को जंगल में कैसे ये किया। जंगल में जब इसके बयान को लेकर के इसको निशानदेही पर गया लोग, तो वहाँ से कुछ मांस का टुकड़ा मिला, कुछ हड्डियाँ मिली। मित्रों, एविडेंस एक्ट 27 कहता है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस के समक्ष दिया गया बयान अमान्य है, इनएडमिसिबल, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साथ में यह भी कहता है कि यदि उसके स्वीकारोक्ति के बयान से किसी भी हिस्से से कोई भौतिक सामान, जैसे हत्या में प्रयुक्त हथियार, डेड बॉडी या कोई ऐसा सबूत मिल जाता है, तो वह सबूत कोर्ट में मान्य है। वह बयान पुलिस के सामने जो दिया गया है वो भी मान्य है। अतः अभियुक्त का जो बयान है, आफ्ताब का जो बयान है, इसको काफ़ी सावधानी से जांचने पर रखने की है। यह भी हो सकता है क्या कारण था कि श्रद्धा को इतना ही टॉर्चर कर रहा था, लेकिन श्रद्धा इसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी।
या कौन राज जानती थी श्रद्धा कि उसको हत्या के सिवा उसको भगा भी सकता था। दोनों लिव इन रिलेशन में थे, कोई फॉर्मल शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे परिस्थिति में श्रद्धा को हटाना, हत्या ही क्यों सोचा, उसको डाइवोर्स करता था, उसको हटा सकता था अपने जीवन से। दूसरी तरफ श्रद्धा भी छोड़ सकती थी, लेकिन श्रद्धा की क्या कमजोरी थी कि ना एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। अंततोगत्वा इसमें हत्या हुई। मित्रों, इसका जो बयान स्वीकारोक्ति बयान है, इस पर पूर्ण विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बात छिपा रहा है, इसके साथ कोई और तो नहीं हो सकता है। यह हत्या के पहले उसको मंसूरी तथा अन्य जगहों पर घुमाने भी ले गया है। ऐसी परिस्थिति में इसका स्वीकारोक्ति बयान को ही मान करके चलना जरूरी नहीं है। इसका कॉल डिटेल, श्रद्धा का जो पहले का जो कॉल डिटेल था उसके मित्र से, जिसने उसने कहा था कि उसकी जान खतरे में है, आज हो सकता है कि आफ्ताब मार देगा, ऐसे व्यक्ति के जो बयान को टोटल में नहीं स्वीकार करके इसके हर एक पहलू को जांच करना चाहिए। मित्रों, जब इसका पुलिस वहाँ की लेकर के इसको जंगल में गई थी तो मैंने देखा कि 3 सिपाही एस्कॉर्ट कर रहे थे। ऐसे शातिर अपराधी को अफसर के साथ जाना चाहिए। इसके हर क्षण क्षण के बयान को, इसका बिहेवियर को वॉच करके निष्कर्ष निकालना चाहिए था। पुलिस के साथ भेज देने से आप हड्डी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका और कहाँ कहाँ छिपा रहा है आप नहीं जान सकते हैं। मित्रों, इसका नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। जब इसका नाम बीच में सरनेम अमीन आया तो मुझे 1971-1979 के बीच का युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन का बात आ गया। ईदी अमीन सबसे निरंकुश क्रूरतम शासकों में से एक था। उसने एक मीना नामक की लड़की जो इंडिया की थी उसे प्यार करता था। जब वह इसके झांसे में प्यार में नहीं आई तो उसका कत्ल करवा दिया और उसके 100 के साथ नंगा सोया रहता था वो। मित्रों, पहली बार इसने मीना को तो जीते ही नहीं पा सका, लेकिन उनके मांस के टुकड़ा को चखा। जब पूछा पत्रकारों ने कि आप क्या ह्यूमन फ्लेश को चखा है, तो इसने बताया कि हाँ, मैंने ह्यूमन फ्लेश को चखा है और यह नमकीन होता है। मित्रों, ऐसा क्रूर आदमी मनुष्य को जो खाता है उसको कैनिबल्स कहते हैं। ईदी अमीन इसका भी सरनेम है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ईदी अमीन जो युगांडा का था वह उसका दूसरा बहिष्कृत और विभत्स रूप यह आफ्ताब अमीन है। उसी का इस संस्करण, नया संस्करण है। ऐसे हत्यारे के खिलाफ जो सबूत मिले उसको एक एक सबूत को बढ़िया से प्रोसिक्यूशन स्टोरी तैयार करके दुर्लभतम मामला यदि बनाया जाता है तो इसको सजा होगी, नहीं तो यह संदेह का लाभ उठा सकता है। इसलिए पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।